बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट सीट और मैं हूं हमजा भट्टी। नाज़रीन, कोयटा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तकरीब से खिताब किया। उन्होंने कहा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में हुकूमत साजी का मुआहिदा हुआ था। मुआहिदे की शर्त थी सैलाब मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह होगी। मैं जानता हूं विफाक का हिस्सा सिंध को दिलाना मुश्किल रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है बलूचिस्तान के साथ सुतेला सलूक किया जा रहा है। बलूचिस्तान की अवाम की हर मुमकिन मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि वजीर आजम के साथ दुनिया के सामने खड़े होकर बतौर वजीर खारिजा वादे किए और उन्होंने कहा कि वजीर आजम ने इस कॉन्फ्रेंस में मुझसे वादा भी किया था। नाज़रीन, माजी से ये देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज एक दूसरे के जो है वो मुखालिफिन में से थे और अभी जो है वो इसमें अलायंस गवर्नमेंट में मौजूद है। लेकिन अभी भी जो है पंजाब में देखा जाए तो गवर्नर पंजाब सलीम साहब जो है उनकी जानिब से भी पीपल्स पार्टी को तनकीद नून लीग को तनकीद का निशाना बनाया जाता रहा क्योंकि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, गवर्नर पंजाब पीपल्स पार्टी से है। अगर विफाक की बात की जाए तो विफाक में भी माजी में हमने देखा आसिफ अली जरदारी साहब जो है उनकी जानिब से यह कहा गया कि नून लीग जो है ये बिल्कुल हुकूमत में नाकाम हो चुकी है, मौजूदा हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी, हालांकि वो सदर ममलकत की पोजीशन पे मौजूद है। और जो गवर्नर पंजाब है उनकी जानिब से मौकफ आता है कि कोई मोहब्बत या शौक के साथ ये इत्तेहाद कायम नहीं हुआ है, ये मजबूरी का इत्तेहाद है। और अभी जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उनकी जानिब से भी शिकवे शिकायत सामने आ रहे हैं। तो इस पे बात करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ऐसी क्या चीजें पीपल्स पार्टी की डिमांडें हैं जो पूरी नहीं कर पा रही है, जिसपे इस तरह के रिएक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अलीमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने कहा कि गोलियां, आंसू गैस और तशद्दुद हमें मकसद से नहीं हटा सकते, जहां हुक्म मिला जलसा करेंगे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अलीमीन गंडापुर साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत की तकलीफ और शोर बताता है कि इन्हें हमारे आने से तकलीफ हुई है, इन्हें बहुत टफ टाइम देने वाले हूं। उन्होंने कहा कि फॉर्म 47 वालों से जान ना छूटी तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं, हम आजिज लोग हैं, हक के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि दिलों में चोरी रखने वाले डर रहे हैं और उन्होंने यह कहा कि इन्हें पता है कि वक्त करीब आ चुका है, हम एक ऐसा निजाम लाने वाले हैं जिसमें पब्लिक सेफ्टी प्रोटेक्शन लाजमी होगी। कानून में रहकर ही कोई कार्रवाई कर सकता है, कोई कानून से बालातर नहीं हो सकता है। इसको भी जेर बहस लाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ जो है उनकी जानिब से भी मौकफ सामने आता है। डयाला जेल में वो गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ चुका है, अब इनकलाब आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता किया है और पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर और मौलाना फजलुर रहमान ने मुल्की सियासी सूरत हाल और पार्लिमानी उमूर पर बातचीत की है। इसको भी जेर बहस लाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो कहां पे खड़े होते दिखाई देते हैं, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक बार फिर इलेक्शन का मुतालबा कर दिया। उन्होंने कहा कि इसमें जो है पार्लियामेंट के पास इतनी बड़ी तरमीम का हक नहीं है और उन्होंने कहा कि हम इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते हैं। तो इस पे भी जो है वो नजर सानी फरमाएंगे कि क्या इसमें वजह है, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इतने नाला क्यों दिखाई देते हैं हुकूमत वक्त से। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमैर वसी साहब मौजूद हैं। उमैर वसी साहब बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त दिया। और हमारे साथ तज्जियाकार शाहिद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक्त दिया। उमैर वसी साहब आपसे आगाज करना चाहता हूं कि किस तरह समझते हैं, किस तरह से देखते हैं पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में नाराजगियां सामने आ रही हैं। गवर्नर पंजाब को देखा जाए तो वो भी कहते हैं कि ये शौक और मजबूरी, ये शौक और मोहब्बत का नहीं मजबूरी का इत्तेहाद है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी हैं, वो भी नाला नजर आते हैं। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी साहब भी नाला नजर आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह। गुजारिश इस तरह से है कि खान इमरान खान ने 2018 में ये फरमा दिया था कि जनाब पीटीआई के मुकाबले में नून लीग और पीपल पार्टी आपस में इकट्ठे हो जाएंगे। यही वो जमातें हैं जो पहले एक दूसरे की दस्तों गिरबान थी। आज इनकी लड़ाई की बेसिक वजह यह है कि आईएमएफ से जो पैसे मिले हैं इनको, उसकी बंदर बांट करना चाहते हैं। पीपल पार्टी अपना वजन दिखा के ज्यादा से ज्यादा शेयर हासिल करना चाहती है। इनको अवाम का कोई दर्द नहीं है। अगर किसी किस्म का भी अवाम का दर्द होता तो वो महंगाई के ऊपर बात करते,
वो सलाब जिसके ऊपर उनको 3 दफा पहले बजट मिल चुका हुआ है, उसके लिए दोबारा पैसे हासिल करने की कोशिश ना करते। वो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर कार फरमा है जिससे अवाम का कोई भला नहीं, सिर्फ पीपल पार्टी की जेब बढ़ती चली जाए। वो ऐसी पॉलिसीज के ऊपर कार फरमा है कि किसी तरह वो 2.5 साल के बाद दोबारा वजीर आजम बन के सामने किसी तरह पाकिस्तान के आगे पेश हो सके। जो आईनी तरमीम वो लेके आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, उसकी जरूर मिसल नहीं बनती। वो डिक्टेटर बनना चाहते हैं इस वक्त। वो अमीरुल मोमिनीन की पॉलिसी के ऊपर कारबंद हैं, जो 1997 के अंदर भी वो कारबंद थे। इनसे माजरत के साथ ये इस पैसे को अवाम की फलाह बहबूद के ऊपर लगाएं। अगर नहीं लगाएंगे तो इनके आने वाली नस्लों को भी पाकिस्तानी अवाम माफ नहीं करेगी। और बड़ी माजरत के साथ आपने अपने इंट्रोडक्शन में अली अमीन गड्ढापुर साहब की बात की कि उन्होंने कहा कि जी हम इनका जो आप पत्थर से देंगे, तो ये बात दुरुस्त है। आप 2.5 साल का पिछला दुरानिया देख लें, जब खान इमरान खान की हुकूमत गई किस तरीके से गई, किसके कहने पे गई, अमेरिका से क्या पॉलिसी और क्या गाइडलाइंस आई। फिर उसके बाद जिस फस्तायत का शिकार पीपल पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर पीटीआई को बनाया है, क्या उसकी कोई मिसाल मिलती है? इनका ख्याल था कि पीटीआई का निशान ले लेंगे तो पीटीआई खत्म हो जाएगी। माजरत के साथ हमने खुद इलेक्शन लड़ा है, खत्म नहीं हुई, सर चढ़ के बोली है। अवाम ने अपना हक लेके दिखाया है, अवाम ने अपने हक में वोट डाल के दिखाया है। और अगर अब भी इन्होंने अवाम के वोट को ना माना तो वो वक्त दूर नहीं, अवाम इनसे अपना हक छीन के बताएंगे इंशाल्लाह। ये अली अमीन गड्ढापुर की आवाज नहीं है, ये पूरे पीटीआई की आवाज है। ये पूरे पीटीआई की भी आवाज नहीं है, ये पाकिस्तानी अवाम की आवाज है कि हमें हमारा हक दे दो, इंसाफ के फैसले करो। अगर कोई गलती पे है तो उसको गलत कहो, अगर सही है तो उसको सही कहो, लेकिन फस्तायत का मुजाहरा ना करो। और जो जिसका बनता है उसको वो दे के राजी करो। अच्छा उमैर साहब, इसमें एक चीज आपसे जरूर जानना चाहूंगा। आपने तज़किरा किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के इत्तेहाद का, आपने हवाला दिया बानी तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने माजी में ये कहा था। लेकिन थोड़ा सा अगर तारीखी पलड़े को झाड़ा जाए तो डाकू भी कहा जाता रहा वज़ीर आला पंजाब जिनको बनाया गया चौधरी बरादरान में से, तो उसमें उस पे भी जो है वो मौकफ पीछे हटता हुआ दिखाई दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अभी मौलाना फजलुर रहमान साहब हैं, इनको भी आप बेहतर जानते हैं माजी में किस किस तरह के लकब दिए गए, अब उनके साथ भी डायलॉग का सिलसिला जारी है। तो अगर पॉलिटिकल डायलॉग इन दो लोगों के साथ किया जा सकता है या एक पार्टी में भी आ जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी शमूलियत इख्तियार कर लेते हैं, तो फिर दीगर सियासी जमातों के साथ क्या इख्तलाफात हैं? गुजारिश इस तरह से कि आप एक गलत को दूसरे के साथ मिला के ना सही नहीं बयान कर सकते। परवेज इलाही साहब अपनी पॉलिसीज में बेहतरी लेके आए, उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब का साथ छोड़ा, उन्होंने उन पॉलिसीज का साथ छोड़ा जिनके खिलाफ इमरान खान इस अवाम के लिए खड़ा है, और आज से नहीं खड़ा, पिछले 26 साल से खड़ा है। तब जाके परवेज इलाही साहब का उन्होंने साथ दिया, वो वजीर आला पंजाब भी बने और हमारी पार्टी के सदर भी रहे, और आइंदा भी वो ओहदों पे भी फाइज रहेंगे और हमारी पार्टी के सर का सेहरा बन के रहेंगे। क्यों? उन्होंने अपनी पॉलिसीज को बदला, उन्होंने अपनी सोच को बदला, उन्होंने पाकिस्तान के लिए मुस्बत किरदार अदा करना शुरू किया। उनके लिए जी बिस्मिल्लाह। मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात करते हैं, वो उन्होंने सऊदी अरब का प्रेशर, यहाँ पे कोई नहीं बताएगा आपको, कोई नहीं बोलता, उन्होंने सऊदी अरब का प्रेशर झेल लिया, उन्होंने रावलपिंडी का प्रेशर झेल लिया, उन्होंने नून लीग का, उन्होंने पीपल पार्टी का, और वो नहीं बिके। असल बात है कि आज के दिन में कौन अवाम के साथ खड़ा है। हम इसलिए नहीं कहते कि ये नून लीग और पीपल पार्टी का इत्तेहाद गलत है क्योंकि सिर्फ खान इमरान खान ने 2018 में कह दिया था। हम इसलिए कहते हैं कि ये आज भी गलत है, ये आज भी अवाम के साथ दो नंबरी करने पे चले हुए हैं, ये आज भी स्याह को सफेद और सफेद को स्याह करने के साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। अच्छा, इसमें उमैर साहब राना सनाउल्लाह साहब पैगामात उन्होंने कहा कि मैं खुद लेकर गया हूं और कहा गया कि माजी की बातों को भूल जाएं, अब अच्छे तरीके से सही समत में चलते हैं। सर बिल्कुल ठीक है, माजी की बातों को भूल जाते हैं, आप फॉर्म 47 वाले फारिग कर दें, हमें कोई इतराज नहीं है। बस ये मानते। सर एक गुजारिश, अगर आपको आज भी शक है कि हम फॉर्म 47 पे गलत हैं, तो हम तो आज भी दोबारा इलेक्शन के लिए तैयार हैं। जिस दिन मर्जी ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान आ जाए, इलेक्शन लड़ा लें हमारे साथ। हम इनको बता देंगे कि हम 2024 की 18 फरवरी को भी जीते थे, ये 2025 में करा लें, 26 में करा लें, 27 में करा लें, 28 में करा लें, हम फिर इमाम की ताकत से जीत के बताएंगे। इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा कि हम कल इलेक्शन करा लें। हमारी कोई तैयारी नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, इनके पास हुकूमत वक्त भी रही है, इन्होंने अवाम की फलाह बहबूद के काम भी किए होंगे। अगर इनको अपने जोरे बाजू पे इतना ही मान है तो दोबारा से इलेक्शन करवा लें। बड़ी साहब उमैर वसी साहब कहते हैं कि हम तैयार हैं इलेक्शन दोबारा से लड़ने के लिए भी,
और इत्तेहाद हमने किया है या किसी के साथ पॉलिटिकल डायलॉग किया है तो उसकी आगे की स्ट्रैटेजी मस्बत है, इस वजह से उनके साथ डायलॉग का आगाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया हमजा और बहुत शुक्रिया उमैर छोटे भाइयों की तरह है। अल्लाह ताला जो भी इनके अपने अपने विजन्स हैं और अपने अपने स्ट्रेटेजी है, अल्लाह ताला जो भी पाकिस्तान के लिए बेहतरी का सोचता है अल्लाह ताला उसकी मदद फरमाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इनसे 50% एग्री हूं और 50% मैं अपने भाई से एग्री इसलिए नहीं करता, बीइंग एक्सपर्ट, सोशल एक्सपर्ट और बीइंग पॉलिटिकल एक्सपर्ट। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि इंकलाब आएगा। मैं समझता हूँ 8 फरवरी को इंकलाब पीटीआई के लिए आ चुका हुआ है। बकौल इनके कि फॉर्म 45 और 47 का ये जो हम सारा दिन सुनते हैं पॉलिटिकल एंगल से, ये फॉर्म 47 वाली कमेंट है और ये बात कहीं हद तक मुझे सच दिखाई देती है कि मैं जब नून लीग के दोस्तों में फिरता हूँ तो वो भी मजाक में ये कह देते हैं कि मैं फॉर्म 45 वाला नहीं, मैं फॉर्म 47 वाला। ये आपस में ये बातें होती हैं जो मैं लीक कर रहा हूं आपके। बड़ी साहब ऐसे मजाक से हटके मुस्लिम लीग नवाज के मोस्टली जो अरकान असेंबली हैं वो इस बात को तस्लीम करते हैं बिहाइंड द सीन, ऑफ कैम, ऑन कैम। आप बता सकते मैं कुछ चीजें उमैर की भी अगर मेरे पास होंगी ना या पीटीआई वालों की, तो मैं कई बातों का मोहसिन तो हूं और राजदार हूं। वो पब्लिकली बेहतर नहीं होता क्योंकि फिर हमने मिलना होता है। बीइंग एनालिस्ट मैं ये कह देता हूं कि नून लीग के अंदर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की वैसी ही उनकी फीलिंग्स हैं जैसे शायद खगान अब्बासी बयान करते हैं, ये चीजें हैं उनमें। जहां तक बात रही कि इनकलाब, देखिए इनकलाब लाने से मैं समझता हूं कि इससे बड़ा इनकलाब क्या हो सकता है कि इनसे अगर बल्ला छीन लिया गया, इनकी पार्टी खत्म करने की कोशिश हुई, ये सब कुछ हुआ और आज पाकिस्तान आईएमएफ से $7 अरब का कर्जा लेके भी अपनी जो है ना वो गर्दन उसने आईएमएफ को पकड़ाई हुई है और मकरूज है और आईएमएफ पाकिस्तान की इकोनॉमी को रन कर रहा है और वो कैसे रन करेगा आपको आने वाले साल में पता चल जाएगा। एक फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमने महंगाई को कंट्रोल तो किया है लेकिन हम कम करने में कामयाब नहीं होगी। ये जो अभी सब कुछ बताया जा रहा है कि 2 सालों की कमतरीन सतह और ये सारी चीजें वो है कि अगर हम इसको पीडीएम पार्ट 1 से पीडीएम पार्ट 2 को कंपैरिजन करें तो ये इंप्रूवमेंट के सिग्नल्स आते हैं। कि कल असद उमर साहब ने भी इनके जो एक्स जनरल सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी एडमिट किया, लेकिन इसको हम 2016 से 18 से 20 से 22 से कंपैरिजन नहीं कर सकते। असद उमर हमारे सेक्रेटरी जनरल नहीं रहे जी। नहीं मैंने एक्स यूज कर दिया उन्होंने, एक्स वो भी मेरे यार है, एक्स यूज कर दिया, एक्स का लफ्ज यूज किया। जी बड़ी साहब कह दिया मैंने उर्दू में, ठीक है। तो इनकलाब तो पीटीआई लेके आ चुकी है। पीटीआई ने अभी ये मोहम्मद सलाई के बारे में इन्होंने बात नहीं की, परवेज लाई के बारे में बात की। देखिए हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, हर पार्टी की अलायंस जो है उसमें कभी प्लस होता है, कभी पॉलिटिक्स इज द पार्ट ऑफ गेम। पॉलिटिक्स प्लस माइनस का एक खेल है और सर्विस टू द ह्यूमैनिटी तो रह नहीं गई। बीइंग एक्सपर्ट मैं यही कहता हूं। मैं डिसएग्री इसलिए करता हूं सारे पॉलिटिकल लीडर से कि पाकिस्तान के बारे में चाहे मौजूदा गवर्नमेंट है चाहे साबका गवर्नमेंट है और जितनी भी गवर्नमेंट गुजरी हैं, जैसे इन्होंने अभी कहा मैं इनसे एग्री करता हूं कि बिलावल भुट्टो वही वजीर खारजा रहे, वही सैलाब की बातें होती रही, वही जल्जलों की बातें होती रही, वही मनी ग्रैबिंग की बातें हो रही हैं। ये साल बाद 6 माह बाद फिर वही बातें हो रही है। हर बंदा अपना हिस्सा चाह रहा है कि अब आईएमएफ को जो पैसा मिला है क्या उसमें डेवलपमेंट फंड रिलीज किए जाएंगे या अवाम के लिए रिलीफ दिया जाएगा। अब सब्सिडी तो हम दे नहीं सकते, तो अवाम का रिलीफ सब्सिडी नहीं है, सब्सिडी पाकिस्तान नहीं दे सकता किसी भी सेक्टर में। तो रिलीफ देने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा करनी पड़ेगी, अवेयरनेस देनी पड़ेगी। बड़ी साहब अकॉर्डिंग टू योर स्टेटमेंट आप कह रहे हैं कि सब्सिडी नहीं दे सकता पाकिस्तान, मुतहम्मिल नहीं है इस चीजों का। तो पंजाब में मरियम नवाज साहबा किस सब्सिडी की बात करती हैं? किसानों को दी जा रही है और दीगर से शोबों में दी जा रही है। वो सब्सिडी उनका एक समझ ले कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन वो कर रही हैं और एक हाइप है। ये अलग बात है कि अगर मैं इस वक्त चारों वजीरे आला का कंपैरिजन करूं तो शी इज फार बेटर देन अदर्स इन डेवलपमेंट अनाउंसमेंट्स। बड़ी साहब सवाल सिर्फ इतना सा है कि कोई सब्सिडी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक है मरियम नवाज साहबा की।
बस स्टेटमेंट की, हाँ जी, जी, ठीक है। स्टेटमेंट की हद तक है। शी कांट अफोर्ड और शी कैन नॉट ऑफर दैट वन। ये अगर आप, जो मैंने पेपर आज भी पढ़े हैं बैठ के चैम्बर में, जो आईएमएफ के साथ एग्रीमेंट्स का इतना बड़ा थद्दा है, उसमें नो चीफ मिनिस्टर इज ऑथोराइज्ड टू अनाउंस एनी सब्सिडी इन एनी सेक्टर Province. ऑफ पाकिस्तान एज ए प्रोविंशियल, ठीक है। जो हमारी इकोनॉमी है उसको भी देखते हुए। ठीक इसलिए है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में फाइनेंस बिल रिवाइज हो और ये सारी सारी चीजें रिवर्स हो, जो फेडरल में जाए। ये आईएमएफ कह रहा है, मैं और आप नहीं कह रहे। ठीक जहां है। तक बात हुई, लेकिन जो एजुकेशन की पॉलिटिक्स से, मैं पीटीआई से माजरत के साथ, मैं चाहता हूं कि हमारे किसी भी पॉलिटिशियन को तो गैर जरूरी ना नैब में होना चाहिए, ना हवालात में होना चाहिए, ना जेलों में होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए, चाहे वो नवाज शरीफ थे, जरदारी थे। जहां तक बात रही क्या एजुटेशनल पॉलिटिक्स से हम किसी भी बंदे को बाहर लाने में कामयाब हो सकेंगे प्रेशर डाल के? आंसर इज नो। 2018 में असेंबली, जब इमरान खान उसी असेंबली से प्राइम मिनिस्टर बने और एक गलती करके उसी असेंबली से रिजाइन कर दिया खान साहब ने, और आज के दौर में वो कह रहे हैं, अभी उमैर साहब ने कहा ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, हम इसको नहीं मानते, इनके अली मोहम्मद भी नहीं मानते, गौहर भी नहीं मानते। जब ये 2 नंबर असेंबली है, जब ये 2 नंबर लोग अगर बैठे हैं, 2 नंबर गवर्नमेंट है, तो जब ये इनकी, जब असेंबली ठीक थी, बड़ी साहब वो कहते हैं असेंबली 1 नंबर है, वहां पे बैठे लोग 2 नंबर है, उनका ये कहना है। देखिए असेंबली लोगों से बनती है ना जी जी, यार, इलेक्शन से बनती है, नहीं चाहे वो इलेक्शन हो या बड़ी साहब आपको पता है फिर वो वाला बात ना आ जाए कि इन्होंने तो असेंबली 2 नंबर कह दी है। अच्छा वो तो यार, वो बात तो आपको पता है, शेख रशीद ऐसे कहते हैं, जो मेंबर्स हैं अगर वो गलत तरीके से आए हैं तो एक ही रास्ता है कि एजुकेशनल मोड पे जाने की बजाय ये अगर कंप्रोमाइज ना करें, ये असेंबलियों से क्विट करके, मौलाना की भी इनको सहारे की जरूरत नहीं है, वो मौलाना डीजल कहते रहे हैं, इनको उनकी भी जरूरत नहीं है, वहां की ये सोलो फ्लाइट इनकी चल रही है, इनकी पॉपुलैरिटी 80-90% को टच कर रही है, इनके मैक्सिमम लोग जो है वो विनर हैं, बगैर पार्टी के विनर हैं, मुख्तलिफ सिंबल पे विनर। अगर इनके पास पावर स्टेट है तो ये बार बार जलसे क्यों अनाउंस कर रहे हैं? इनको अपनी स्ट्रेंथ शो करने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तानी कौम के लिए पीटीआई को अगर उसने वो बातचीत करनी है तो वो बिल्कुल, आपने सही कहा उमैर से, कि वो पॉलिटिकल पार्टी से हो सकती है, चाहे वो नून लीग है या पीपल्स पार्टी से कर ले। अगर वो मौलाना फजल रहमान से कर सकती है, नून लीग सबसे ज्यादा इस पूरे सेक्टर में जो सबसे बड़ी लूजर पार्टी होगी, जिसके बारे में आप मुझे कहते हैं कि मेरी नून लीग में बड़ी पेनिट्रेशन है, मैं आज आपको कह रहा हूं कि सबसे बड़ी पार्टी मौजूदा दौर की नून लीग, जो इस वक्त की बेनिफिशियरी बनी हुई है, वो सबसे बड़ी लूजर पार्टी होगी, और इसकी सारी बेनिफिशियरी जो बनेगी वो पीपल्स पार्टी बनेगी, पीटीआई नहीं बनेगी। तो लिहाजा पीटीआई वालों को पीपल्स पार्टी के साथ निगोशिएशन करके पहले अपने सर उसका तो क्लियरली मौकिफ उन्होंने दे दिया कि उनकी समत अभी भी दुरुस्त नहीं है, अगर समत दुरुस्त होती तो फिर उनके साथ सोचा जा सकता था। देखिए ट्रंप तो सिला हदीबिया, मैं आपको स्कॉलर नहीं हूं और ना ही मैं लॉयर हूं, अगर सिला हदीबिया में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि ये मुनाफिकीन है, ये बंदे मुकर जाते हैं, ये गलत लोग हैं, तो क्या उनके साथ वो सारे एग्रीमेंट्स नहीं हुए? तो पाकिस्तान को चलाने के लिए क्या फौजियों से एग्रीमेंट करने पीटीआई ने? और फौजी करना नहीं चाह रहे, मैं बड़ी ओपन बात कर रहा हूं, इस्टेब्लिशमेंट से करने हैं। क्या वो अदलिया को सपोर्ट करेंगे? वो बैठ के इनमें अपनी धाक जुबाएं, इनके पास सलमान अकरम राजा से जैसे बंदे हैं, गौर जैसे बंदे हैं, और सारे पॉलिटिशियंस भी हैं और लॉयर भी हैं, उनको निगोशिएशन में पूरी पार्टी के साथ तब कर उनसे अपनी हक छीनना चाहिए, ना कि वो ये कहें कि हमने एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करनी है, जो कि आइन का हिस्सा ही नहीं है। या तो हम आइन को ना माने, नया चार्टर ले आए, जो मैं कहता हूँ चार्टर ऑफ पाकिस्तान ले आए ना, उस चार्टर ऑफ पाकिस्तान का वाहिद हल यह है कि उसमें पॉलिटिकल एक्ट को खत्म किया जाए और उसमें सभी पार्टियों के अच्छे लोगों को मिक्स कर दिया जाए और पाकिस्तान 10 साल के लिए उनके हवाले कर दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज को खत्म कर दिया। बड़ी साहब विफाक जो है, विफाक मुस्लिम लीग, बड़ी साहब विफाक मुस्लिम लीग नवाज ने शौक से लिया है? नहीं। किसने दिया? मजबूरी में लिया है। किसने दिया? मजबूरी में लिया है। बड़ी साहब किसने दिया? किसने दिया? अवाम ने नहीं दिया। किसने दिया? पार्टीज ने मिलकर
देखिए आपके जहन में यह है कि वफाक देने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, मैं ओपन बात कर देता हूं। नहीं नहीं, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। जी जी, मेरी बात तो सुन ले, मैं जवाब दे रहा हूं ना। जी जी। वफाक मुस्लिम जब पीपल्स पार्टी का को इनकार कर दिया गया पीटीआई की तरफ से, तो फिर नून लीग पंजाब तो नून लीग ने लेना ही लेना था। तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे कॉम्बो बनाता है ना, चाहे एस्टेब्लिशमेंट की बात कर ले, तो जिन्होंने इख्तियार में आपने कंसल्टेंसी करनी थी, और उस कंसल्टेंसी में मुझसे भी आप कंसल्ट कर रहे हैं, आप इदारों से कंसल्ट कर रहे हैं कि अब फॉर्मुलेशन पाकिस्तान को चलाने के लिए सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में किसी पार्टी को आगे लाना है, तो लाने के लिए कोई ना कोई कंपनी, आपने अगर वफाक पंजाब लेना है तो आपको वफाक लेना पड़ेगा। अच्छा, तो यही फार्मूला अगर पीटीआई के सामने रख दिया जाता कि यार अगर आपने केपीके लेना है तो आप वफाक भी ले लें और केपीके भी ले लें, लेकिन वहां पे ये काम नहीं हो सका। पंजाब में इनको ला दिया गया, बेहतरीन कॉम्बिनेशन था, नेचुरल अलायंस में वो कन्वर्ट हो जाता। ठीक है बड़ी साहब, उमैर वसी साहब से मौक़िफ़ लेना चाहता हूं। आप आपको कहें कि अपनी लीडरशिप से कहें कि वो पीपल्स पार्टी से इल्हाक करके नून लीग, मैं आज फिर ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं, आज की डेट में अब तक नून लीग का एक भी एमएनए एमपी ये नहीं चाहता कि वो वफाक में रहे, वो भी नहीं चाहते वो रहे, लेकिन वो पंजाब को छोड़ना नहीं चाह रहे। इसका सोल्यूशन क्या है, पाकिस्तान कैसे चले? जी उमैर वसी साहब क्या कहना चाहते हैं? अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी स्टेटमेंट सामने आती है, वो कहते हैं कि ये लोग इनको तकलीफ पहुंची है जब हम पंजाब में एंटर हुए हैं, अब दमादम मस्त कलंदर होगा, अब इनकलाब आएगा, इसी तरह से स्ट्रैटेजी जो है वो जलसे जुलूसों की और चलती रहेगी, कैंपेन का सिलसिला चलता रहेगा। सर दो तीन गुजारिशात हैं। भट्टी साहब ने एक बात की कि हमने 2022 में खुद असेंबली से इस्तीफे दिए और हम इलेक्शन की तरफ गए। वो सिर्फ निजाम को वज़े करने का तरीकाकार था कि पाकिस्तान के अंदर इलीगल हुकूमत भी कायम रह सकती। 90 दिन की ड्यूरेशन गुजर गई, किसी ने बाई इलेक्शन नहीं कराया और पाकिस्तान एक मखलूत हुकूमत के जरिए चलता चलाता गया। एक इंटरम चीफ मिनिस्टर आया जो कि इलीगली बैठा रहा और फैसले करता रहा, चेकों पे साइन करता रहा, हर चीज करता रहा और किसी ने जू नहीं रहेगी किसी के काम। इस वक्त इंसाफ की ये सूरत हाल है कि इस्लामाबाद के जजेस बैठ के खुद इंसाफ के मुंतजिर हैं। उन्होंने वो लेटर लिख के भेजा हुआ सुप्रीम कोर्ट को, आज दिन तक उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? किसी न किसी का ब्रदर इन लॉ तो एक वाह हुआ था ना, किसी न किसी के कमरे के अंदर वो कैमरा तो लगा हुआ था, उसका हिसाब किसने देना है? आज अगर जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा तो किसी पाकिस्तानी आम इंसान को कैसे मिलेगा? जहां तक ये बात करते हैं कि जी नून लीग के साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए, पीपल पार्टी के साथ बैठ के बात कर लेनी चाहिए, वो तो चाहते हैं, वो तो हमारे तरले मार रहे हैं, हम नहीं करेंगे। उसकी एक बेसिक वजह है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कुछ लोगों की कार्रवाई चल रही है इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। हसन नियाजी हमारा बहुत प्यारा दोस्त, हमारा कुलीग, खान साहब का भांजा, एक हमारा सिपाही पीटीआई का, उसका मिलिट्री ट्रायल किस हिसाब में चल रहा है? नो, वो कौन सा मिलिट्री ऑफिसर है जिसके हिसाब में उसका मिलिट्री ट्रायल चल रहा है? ये कैसी हुकूमत है? इनको खुद शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। क्या वो पाकिस्तान का एक शहरी नहीं है? इनके शहरी के ऊपर इनके ताबे होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मिलिट्री ट्रायल चलाया हुआ है, ये नहीं रोक सके इसको, तो हम कैसे इनसे बात कर ले? ये तो खुद उनके रूम में मेहनत बैठे हुए हैं। इनकी नवाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए, शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन हार गए, हमजा शहबाज इलेक्शन हार गया, मरीम नवाज इलेक्शन हार गई, ये सारे फॉर्म 47 के ऊपर आके बैठे हुए हैं। हमें ये तलकीन भट्टी साहब कर रहे हैं कि हम जाके इस्तीफे दे दें और दोबारा इनकी फॉर्म 47 वालों को और मुसल्लत कर लें, क्योंकि इनसे 2/3 मेजोरिटी पूरी नहीं हो रही। जिस वक्त ये 2/3 मेजोरिटी पूरी कर लेंगे पाकिस्तान के ऊपर, फिर वो खुलफा राशिदीन वाला निजाम नाफिज करने की कोशिश करेंगे, तो बनाउज बिल्ला, जिनके ये पासपोर्ट नहीं है जी। आप ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात होंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट इनकी है तो सीटें इनकी बन जाएंगी और ये 2/3 के साथ आ जाएंगे। बड़ी साहब भी यही करवाना चाह रहे हैं। 2/3 के साथ हम कह रहे हैं जनरल इलेक्शन कराएं, हम कह रहे हैं कि जनरल इलेक्शन कराएं और इनको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन किस जगह पे खड़ा है। बड़ी साहब आप चाहते हैं कि ज़िमनी इंतखाबात हो, नून लीग दूसरी सीटें भी जीते और असेंबली में आ जाए? आपने सुनने में मिसिंग की, मैं यही कह रहा हूं कि अगर उस वक्त आयन पे की पासदारी नहीं की गई और 3 माह में इलेक्शन करवाने जरूर थे, वो गलत था या अब गलत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ज़िमनी इलेक्शन करवा दिए थे। आप समझते हैं कि आपके पास 180 सीट्स आई हैं, आपके पास 120 सीट्स आई हैं, आपको पता है
आप मेजोरिटी में हैं, नून लीग माइनॉरिटी में होके गवर्नमेंट में बैठ गई और वो अब क्रेडिट पीपल्स पार्टी को ये पता चल गया कि मैं वजीर खारजा भी नहीं रहा बिलावल भुट्टो, और आईएमएफ से लोन अप्रूव्ड हो गया। आईएमएफ से लोन अप्रूव्ड होने का मतलब ये है कि गंजी नहाएगी क्या निचोड़ेगी। मैं आपसे एग्री करता हूँ, 70% वो लोन तो सूद की सूरत में चला जाएगा, जो 30% रह जाएगा उसमें किन किन वजारतों में कौन सी बंदरबांट होगी। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में तो जो आईएमएफ से कर्जा आता है वो पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए तो कुछ नहीं होता, वो आईपीपीज में चला जाता है, और आईपीपीज भी सारे ही पॉलिटिकल कोई इस्लामी मखलूकों के नहीं है, पॉलिटिकल लोगों के हैं। तो कान इधर से पकड़ ले, कान इधर से पकड़ ले। मैं कह रहा हूं कि पीटीआई के पास सोल्यूशन क्या है। पीटीआई बात करना चाहती एस्टेब्लिशमेंट से, नून लीग और पीपल्स पार्टी से नहीं करना चाहती, ये मुंह नहीं लगाना चाहती उनको। एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करना नहीं चाहती, ठीक है। ये चाहते हैं कि जुडिशरी मीडिएटर का काम करे। बड़ी ओपन बात कर रहा हूं, जुडिशरी हमारी पूरे दुनिया में 140वें नंबर के बाद में उनका नंबर आता है। जो हालात हमारी अदालतों के हैं वहां पे ना इनको इंसाफ मिलता है, ना आम आदमी को इंसाफ मिलता है। तो अगर इंसाफ किसी को मिलना शुरू होता है तो वो टेस्ट माना जाता है। चाहे इफ्तिखार चौधरी के बारे में इमरान खान साहब के क्या स्टेटमेंट्स थी, या दयाल के बारे में नून लीग साहब की क्या स्टेटमेंट्स थी, खोसा के बारे में नून लीग क्या राय रखती थी, चौधरी इफ्तिखार के बारे में पीपल्स पार्टी क्या राय रखती थी, आज फायजिसा के बारे में नून लीग क्या राय रखती है, या ये मंसूर अली शाह को बनवाना चाहते हैं चीफ जस्टिस। ये यानी हमारी अदालतें भी पॉलिटिसाइज हो गई हैं। सर सीनियरिटी बेस पे कौन बनता है कानून और उसके पासदारी करते हुए सीनियरिटी बेस पे आ जाना चाहिए। सुनने जिसकी लाठी उसकी भैंस, वो कहते हैं 2016 से पहले कोई सीनियरिटी नहीं थी। ये सारी बातें पॉलिटिकल जो जगलिंग है उसमें हम पाकिस्तानी अवाम को रोटी कपड़ा मकान का नारा लगा के जो लूटा गया है और वोट को इज्जत दो बना के वोट को रोल दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान में हर पार्टी ने, पाकिस्तानी अवाम का ये कंसर्न नहीं है कि अगला जज कौन आ रहा है, पाकिस्तान अवाम का ये कंसर्न नहीं है कि अगला चीफ कौन बनेगा, चीफ वर्सेस चीफ चल रहा है। पाकिस्तान अवाम का मतलब है कि अगर हम टैक्स दे रहे हैं और टैक्स देना चाहते हैं, टैक्स देना चाहिए। हमारा टैक्स और जो कर्जा लिया जा रहा है वो पाकिस्तान की अवाम की फलाह बहबूद के लिए क्या काम कर रहा है, कितनी जॉब अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं या अनएम्प्लॉयमेंट पैदा हो रही है। ये पॉलिटिशियन ही चीफ जस्टिस बनाते हैं, ये पॉलिटिशियन ही चीफ, जितनी भी कंपनियों के चीफ ये बनाते हैं। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान के कॉर्पोरेट इदारे सारे प्रॉफिट में हैं, सारे बैंक प्रॉफिट में हैं, इंश्योरेंस कंपनीज प्रॉफिट में हैं, और पाकिस्तान गवर्नमेंट के अंडर जितने इदारे हैं वो सब माइनस में हैं। तो ये वो पॉलिटिशियन ही उनकी सिलेक्शन करते हैं ना। आखिर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ना पॉलिटिशियन जो है, या उनकी पॉलिसीज में, चाहे वो पीटीआई हो नून लीग हो। मैं इनसे एग्री करता हूँ, नून लीग ने 40 साल वो ये दावतें खाई हैं और वो इसका हिस्सा रहे सिस्टम का। 50 साल हो गए पीपल्स पार्टी को हिस्सा बने हुए, 40 साल नून लीग को हो गए, पिछले 15 सालों से पीटीआई मार्केट में आ चुकी हुई है। वो मौलाना फजलुर रहमान कब से हिस्सा बन रहे हैं, एमक्यूएम कब से हिस्सा है। मुझे ये बताएं कोई ऐसी पार्टी जो पिछले 10 सालों में इक़्तिदार में ना रही हो। अब ये आपस में तो लड़ रहे सीट के लिए, अवाम के लिए क्या हो रहा है। आने वाला दिन हर चीज, अब मैं हैरान हूं। अब उमैर साहब बैठे, छोटे भाई हैं, मैं अभी लाहौर में सदारत चेंज हुई लाहौर चैम्बर के, मैं आपको कह रहा हूं कि लाहौर चैम्बर में आज मैं समझ रहा था 2 अरब रुपए के इलेक्शन हुए होंगे। लाहौर चैम्बर के जो कॉस्ट आई है 5 अरब रुपया लगा है लाहौर चैम्बर के इलेक्शन में। अब मुझे ये बताएं, जब 5-5 अरब में हम एग्जीक्यूटिव मेंबर बनेंगे, मैं उसका स्पेशल मेंबर बनूंगा, इतनी कॉस्ट लाहौर चैम्बर के इलेक्शन को विन करने के लिए कोई लगाएगा तो वो पूरा भी कर लेगा। तो पहले रो रहे मैंने वो पूरा भी। इसका मतलब है कि जब हम भाई साहब ब्रेक पे जाना है, हम कहीं पे भी कनेक्ट होके आए, हमारी प्रॉब्लम सर्विस टू द ह्यूमैनिटी नहीं है, हमारी प्रॉब्लम टू ग्रैब द पावर है। ठीक है, इसीलिए मैं पॉलिटिकल सिस्टम के ही खिलाफ हूँ, पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ है। बड़ी साहब एक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो मजीद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उमर वसी साहब मौजूद हैं और एज ए एनालिस्ट शाहिद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी जानिब से यह कहा जा रहा है कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है इसमें दुरुस्तगी आनी चाहिए। उमर वसी साहब ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इस वजह से पॉलिटिकल डायलॉग मौलाना फजल रहमान या दीगर सियासी जमातों से कर रही है जिनकी समत दुरुस्त है। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज की समत दुरुस्त नहीं है, इस वजह से इनके साथ कोई भी पॉलिटिकल डायलॉग नहीं हो सकता। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं एक बार फिर नए इलेक्शन का मुतालबा करते हुए नजर आ रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम को उन्होंने कहा कि पार्लियामान के पास इतनी बड़ी तरमीम नहीं है, हक नहीं है कि वो इतनी बड़ी तरमीम कर सके। उन्होंने कहा कि हम इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते हैं। दूसरी जानिब जमात इस्लामी जो है वो दोबारा से सड़कों पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरा इसमें ऐड करें कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर बात करते हैं फ़लस्तीन के हवाले से, और पाकिस्तान में अगर फ़लस्तीन के हवाले से एहतजाज किया जाता है तो उन पे जो है वो तशद्दुद भी किया जाता है, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में आती हैं। इसको ज़ेर बहस लाते हैं। जी उमर वसी साहब, उमर साहब किस तरह से देखते हैं? मौलाना फजल रहमान साहब भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नए इलेक्शन का मुतालबा कर रही है, तो बनती हुई बात दिखाई दे रही है। लेकिन अगर मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमती डायलॉग में शामिल हो गए या हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा बन गए तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोचेगी? बेसिकली बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी भी किसी दूसरे पे तकिया नहीं किया। खान साहब वो मर्द मुजाहिद है जिसने पीपल पार्टी और नून लीग के खिलाफ एक ही दफा में नारा हक बुलंद कर दिया, जबकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे मशवरे दिए हमारी पार्टी में रहते हुए, लेकिन उन्होंने किसी एक की न बात। मौलाना साहब का मुतालबा अपनी तौर पे जायज है, वो चाहते हैं नए इलेक्शन। इस वक्त उनको कोई पिजराई इतनी ज्यादा हासिल नहीं है, चाहे वो KPK की असेंबली हो या वो नेशनल असेंबली हो। हमारा मुतालबा फ्रेश इलेक्शन का नहीं है, हमारा मुतालबा है कि जो इलेक्शन हो चुका हुआ है उसको फेयर एंड फ्री कराया गया है। तो हमारे फॉर्म 47 और फॉर्म 45 का फैसला कर दिया। और ये पहले भट्टी साहब ने गुजारिश की यहाँ पे कि हम मंसूर अली शाह को चीफ जस्टिस बनाना चाहते हैं, हम नहीं बनाना चाहते, आईने पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। और ये क्यों डरते हैं मंसूर अली शाह से? मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑनरेबल हमारे हाईकोर्ट में भी चीफ रह चुके हुए हैं। ये इसलिए डरते हैं कि फॉर्म 47 और 45 के फैसले होना शुरू हो जाएंगे। और आगे ये भट्टी साहब कहते हैं कि जी हल क्या है? हल हमारे पास अवाम निकालेगी हल इसका। हम कुछ नहीं कर रहे, हमारे पास कोई लीडरशिप मौजूद नहीं है। इमरान खान साहब जेल में मौजूद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में मौजूद हैं, हमारे जासमीन राशिद साहिबा जेल में मौजूद हैं, हमारे सारे लीडर इस वक्त इन्होंने जेल में बंद किए हुए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अवाम के पास जाते हैं, अवाम डिक्टेट करती है कि पाकिस्तान का अगला लाएअमल क्या होगा। जहां तक IMF के कर्जे की बात है, ये ले रहे कर्जा, इनको अगली किस्त लेना इससे मुहाल हो जाएगी। IMF की जो शराइत है वो ये पूरी नहीं कर सकेंगे। जिस कदर टैक्स इन्होंने लगाना है उस टैक्स के बाद अवाम इनका वैसे ही दस्तों गिरबान हो जाएगी। गरीब किसान का इन्होंने ये हाल कर दिया हुआ है। मैं एक दही इलाके से तलक रखता हूँ, थोड़ी सी डिस्कशन से हट के बात है, लेकिन मैं ये फिर भी करना चाहूंगा क्योंकि उनकी पिजराई करना भी बहुत जरूरी है। जिन लोगों ने गन्ने की फसल लगाई थी, चीनी की मिलें इन नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वगैरह की है, उनको पैसे नहीं मिले। अभी तक पैसे नहीं मिले। गंदम की फसल लगाई थी वो तबाही का शिकार हो चुका हुआ है। जो मुंजी की फसल लगा के बैठा है उसको अपना मुस्तकबिल तारीख नजर आ रहा है। जिस वक्त 70% अवाम हमारी इस वक्त ज़राअत से मुंसलिक है, चाहे वो कोई जाके वहां पे ट्राली चलाता है या उसकी अपनी काश्त करता है या दवाई या फर्टिलाइजर या जो भी जिस भी फील्ड से है, 70% अवाम का दारोमदार इस वक्त ज़राअत के ऊपर मुंसलिक है। एक ऐसी पॉलिसी बता दें, ये मरियम नवाज साहिबा की, जो कि झूठे वादे करती चली आ रही है। कभी कहती हैं हमने सोलर पे सब्सिडी दे देनी है, कभी कहती है हमने किसान दोस्त प्रोग्राम ले आना है, कभी कहती है हमने उनको पैसे दे देने हैं मुफ्त। ये झूठे वादे करने के बजाय एक ऐसी पॉलिसी बता दें पिछले 8 माह की हुकूमत में जिससे अवाम को रत्ती बराबर का भी कोई फायदा पहुंचा हो। इन्होंने कहा कि जी हमारे अदारे सारे जो प्राइवेट इदारे हैं वो प्रॉफिट में जा रहे हैं और सरकारी इदारे बंद होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए बता दूं, मिलेट ट्रैक्टर प्राइवेट है, बंद हो गया है, सुजुकी बंद हो गई है,
टोटल पार्क को बंद होके जा रहा है। बाकी जितने इदारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके बैठे हुए थे वो या तो पछता रहे हैं या बंद होके वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान में वो हमारे स्कूल बेच के राजी हैं, वो हमारे यूटिलिटी स्टोर बेच के राजी हैं। उन्होंने पीआईए सेल के लिए लगा दिया, पीआईए खरीदने के लिए कोई नहीं तैयार हुआ। उन्होंने स्टील मिल बेचने की कोशिश कर ली, स्टील मिल खरीद के कोई नहीं तैयार हुआ। उन्होंने रेकोटेक बेचने की कोशिश कर ली, रेकोटेक कोई नहीं खरीदा। सेंटेक्स भट्टी साहब किस बिना पे कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहबा जो है वो दीगर प्रोविंसेस से बेहतर परफॉर्म कर रही हैं दीगर चीफ मिनिस्टर से? वो कहती हैं कि टिकटॉक बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इस वजह से मेरे ख्याल है भट्टी साहब को जी भट्टी साहब रहनुमाई मिली है कि शायद वो बेहतर परफॉर्म कर रही है। जी भट्टी साहब, मैं मेरा छोटा भाई है, अब वो कहेगा कि शायद भट्टी साहब खुद टिकटॉक पसंद करते हैं इसलिए वो मरियम का टिकटॉक पसंद करते हैं। देखें टिकटॉक तो आजकल मोहसिन नकवी साहब के मिलियंस के व्यूज हो जाते हैं। मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ कि मैं परसों लिबर्टी मार्केट गया तो लाहौर में ये जो सदारत चेंज हुई है, लाहौर चैम्बर के जो सदर होता है वो अपने आप को पाकिस्तान का सदर समझता है, मैं आपको बता दूं। तो वहां पे वो बेचारे आगे मेरे भट्टी साहब आए हैं, ये देखे जी नजायज तजावजात हैं, मरियम नवाज अड्डा प्लॉट से गुजरी थी तो उसने सारी नजायज तजावजात तोड़वा दी थी। लिबर्टी सारा भरा पड़ा है नजायज तजावजात से, खालिद साहब ने मुझे कहा। तो यहाँ ये नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग के ही मैंने कहा यार ढूंढो उसको, ओम चौधरी को, वो यहाँ से इलेक्शन जीता हुआ है, उसको पकड़ो। वो तो कभी इधर होता है कभी पीटीआई में होता है, मुझे तो उसकी समझ नहीं आती। उससे पकड़ के कहो या पूछो कि क्या वो नजायज तजावजात का हिस्सा बन चुका हुआ है या ये खत्म करे। सर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने वोट दिलवाए हैं ओम चौधरी साहब को। जी मैं ये बात, और मेरे वो मोहल्लेदार है ओम चौधरी अमेरिका से वापस आएगा और मुझे फिर फोन करके कहेगा भट्टी साहब आपने ज्यादती कर दी। मैं हक और सच की बात करूंगा, मैं इधर उधर की कोई बात नहीं करूंगा। मैं उमैर से एग्री करता हूं कि भट्टी साहब, उमैर वसी साहब किसानों के हवाले से बात कर रहे हैं, ज़राअत के शोबे में क्या कर रही है मरियम नवाज साहबा? ये किसानों की बात आज भी हुई है, ये बातें मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि मरियम जो अनाउंस कर रही है, अनाउंसमेंट्स बहुत अच्छी हैं। क्या उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती है? अगर आज मैं आपके टेलीविजन पे कह दूं कि मरियम नवाज की जो अनाउंसमेंट्स हैं प्रोग्राम की, अगर वो अगले 5 सालों में 20% भी उसको एग्जीक्यूट करवाने में कामयाब हो जाती हैं तो अपने चच्चू से आगे चली जाएंगी। अगले 5 सालों में बड़ी साहब, अगले 5 सालों में 1 साल एक्स्ट्रा दिलवाना चाह रहे हैं आप? नहीं, अगले 5 साल यार, वो 1 साल तो नहीं, अभी 8 माह हुए, अभी साल पूरा नहीं ना हुआ। मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं, ठीक है? अच्छा, अपने टेन्योर में 5 साल अगर वो सरवाइव कर जाती हैं, अगर उनको बिलावल भुट्टो ने सरवाइव करने दिया, अगर बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को, मतलब बड़ी साहब बहाना तैयार है कि हुकूमत पूरी नहीं हुई इस वजह से प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं हो पाए। जी हाँ, यानी वो चीजें हैं कि प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करना, इनिशिएटिव लेना कोई बड़ी बात नहीं है। वो तो खान साहब भी तब्दीली लाना चाहते थे, वो तो खान साहब भी बहुत बड़े डॉलर लाना चाहते थे, वो खान साहब भी। सर 6.38 जीडीपी दी है, 6.38 जीडीपी दी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने। सियासी जमातों को मद्देनजर रखा जाए तो सियासी तारीख में सबसे ज्यादा जीडीपी दी है। कोविड ड्यूरेशन आ गया उसमें, कोविड की वजह से पाकिस्तान की मिसालें दी जाती रही। किसान प्रोग्राम, हेल्थ प्रोग्राम, फिर उसके बाद और बेबाक प्रोग्राम खान साहब ने दिए। जितनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनीज आ रही थी, यहाँ पे कार मैन्युफैक्चरिंग होने लगी थी, मोबाइल फोन कंपनीज की मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी। जो विजन खान साहब ने दिया, वो उसका विजन को अगर ये 10% भी फॉलो करते रहते तो आज पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन रहता। जी उमैर, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। मेरा खुद प्रॉपर्टी में मैं इस वक्त हमारी सोसाइटी लॉन्च हो चुकी हुई है, छोटे लेवल की है। जो प्रॉब्लम खान साहब के दौर में हमने लॉन्च किया, हमने खान साहब के दौर में छोटे घरों को लॉन्च किया कि लोग बड़े घरों से छोटे घरों में जाएंगे, और उसके बाद आज तक हम फंसे हुए हैं। यानी उसकी सेल और परचेज में इतना फर्क पड़ गया। पहले प्लॉट की कीमत आधी थी, कंस्ट्रक्शन उससे आधी कीमत में होती थी, अब प्लॉट से डबल कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हो गई है। तो ये फर्क पड़ा है, उसके विक्टिम हम खुद भी हैं ऐसी पॉलिसीज के। लेकिन मैं आपसे एग्री कर रहा हूं कि पाकिस्तान में अगर आप इमरान खान की पॉलिसी को कहेंगे कि उन्होंने 6.3 to 4% ग्रोथ दी है, हमारी एक्सपोर्ट टेक्सटाइल का बूम था, हेल्थ कार्ड था, मैं इन इनिशिएटिव से एग्री करता हूं। लेकिन जब मैं केपीके की गवर्नमेंट को देखता हूं, जब मैं पंजाब गवर्नमेंट को देखता हूं, तो मैं उसका कोई कंपैरिजन बुजदार का मरियम के साथ नहीं है।
और पेंसिल खटक का बड़ी साहब 12 करोड़ अवाम का चंद करोड़ या चंद लाखों की तादाद में अवाम के साथ कैसे कंपैरिजन किया जा सकता है? हर चीज को परसेंटेज से कंपैरिजन परसेंटेज के अकॉर्डिंग किया जा सकता है। नहीं, देखिए परसेंटेज से होता है कि किसी भी सूबे ने क्या ग्रोथ दी है, तो मैं ये बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। देखिए यहाँ पे हमारी अच्छाइयां हमें। अच्छा बड़ी साहब, टाइम चूंकि खत्म हो गया है, केपीके कहता है कि हमारे जो बकाया जात हैं वो क्लियर नहीं कर रही है विफाक। बैरिस्टर साहब कहते हैं कि गवर्नर जो हैं उनको फैसल करीम गुंडी साहब को जो खत लिख रहे हैं आप, उसमें उन्होंने कहा था कि अली मीन के खिलाफ खत लिखना चाह रहा हूं और ये गुजारिशात वजीर आजम के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि उनसे ये भी खत में तज़किरा कर दें कि हमारे बकाया जात भी क्लियर कर दें। तो केपी हुकूमत के पास तो जवाब है कि विफाक में इनकी हुकूमत है, हमें पैसे नहीं मिलते, हम कहां से जो है वो परफॉर्मेंस दें। नहीं, ये बात मैं खत्म करूं। आपको पता है ना कि 2 हफ्ते पहले कुंडी साहब से मेरी मुलाकात हुई है। जी बिल्कुल जी लाहौर चैंबर ऑफ कॉमर्स में मौजूद थे जी। हुई ना, उससे हटके भी हुई, सरदार साहब से मुलाकात हुई। जी। मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूं कि ये चीजें जो हैं ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, इनमें रियलिटी नहीं है। पाकिस्तान में पैसा नहीं है। ठीक है बड़ी साहब, अपने सूबों को दे देंगे तो ये अपनी फेडरल गवर्नमेंट को माइनस में नहीं रख पाएंगे। पाकिस्तान को चलाना 75 सालों से कर्जों पे चल रहा है, पाकिस्तान को चलाना आसान नहीं रह गया। टाइम कम है। उमर वसी साहब का मौकिफ लेना चाहूंगा। जी उमर वसी साहब बड़ी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास इतने वसाइल ही मौजूद नहीं है, तो पंजाब में कैसे परफॉर्मेंसेज जो दी जा रही हैं वो कैसे दी जा रही हैं? केपी और सिंध भी कह रहा है कि हमें कुछ नहीं दे रहा विफाक, बलूचिस्तान भी कह रहा है कि हमें कुछ नहीं दे रहा विफाक। मैं आपसे एक गुजारिश करता चलूं, हम नाउमीदी नहीं फैलानी चाहिए। मैं पाकिस्तानी अवाम के अंदर, पाकिस्तान के अंदर वो वसाइल मौजूद हैं कि अगर उनको सही तरीके से बुरुकार लेके आया जाए तो पाकिस्तान को 1 रुपए कर्जे की जरूरत नहीं होगी। कोटी बंदर में हमारा वो विंड कॉरिडोर मौजूद है जहां पे 50,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस की जा सकती है। हमारे पास पेंडा के रिजर्व हैं, हमारे पास रेकोटेक के रिजर्व हैं, हमारे पास कोयले के रिजर्व हैं, हमारे पास नमक की वो काने हैं, हमारे पास पानी इतने वाफर मिकदार में मौजूद है, हमारे पास फसलें सारी मौजूद हैं। पाकिस्तान में अगर किसी चीज की कमी है तो वो लीडरशिप की कमी है। यहाँ पे जो लीडर बन के सामने निकलता है, चाहे वो फिर कायदे आजम से बात शुरू हो जाएगी, कायदे आजम हो, हम जुल्फकार अली भुट्टो को भी मानते हैं। इवन जुल्फकार अली भुट्टो जो भी इस अवाम की बात करता है उसका गला घोट दिया जाता है, उसको वो इबरतनाक सजा दी जाती है कि उसके आने वाले के 1-2 नस्लें भी, उसके आने के बाद की 1-2 नस्लें भी अपने सरप्राइज सरंजाम ना दे सके। ठीक है, बहुत इतनी सी है। पाकिस्तानी अवाम को फैसले करने दें, पाकिस्तान के हक में फैसले होंगे और पाकिस्तान एक बेहतरीन फलाई रियासत बन के सामने उभरेगा। बहुत शुक्रिया। उमर वसी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। शाहिद इकबाल भट्टी साहब तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, ये तमाम तर सूरत हाल है जिसमें शाहिद इकबाल भट्टी साहब ने भी इस चीज का एतराफ किया कि मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक किसी किस्म की सब्सिडी देने के लिए कोई भी हुकूमत, ख्वाह वो सूबे की हो ख्वाह वो विफाक की हो, वो मुतहम्मिल नहीं है। अगर कोई बातें की जा रही हैं पंजाब में कि सब्सिडी दी जा रही है तो वो सिर्फ सियासी जो है स्टेटमेंट के तौर पे दी जा रही हैं। और दूसरा, उमर वसी साहब की जानिब से यह कहा गया कि पाकिस्तान में वसाइल मौजूद हैं, अगर सही समत में और सही लीडरशिप के थ्रू उन चीजों को बरोकार लाया जाए तो पाकिस्तान के अवाम को जो है वो मुस्तफीद किया जा सकता है और IMF के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये फैसला पाकिस्तान के अवाम ने करना है कि कौन सी सियासी जमात उनके लिए जो है वो राह रास्त रखती है, उनकी सोचती है, उनको मुस्तफीद कर सकती है और मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक किस तरह से कवानीन की पासदारी हो सकती है, ये आला अदलिया बेहतर समझती हैं। अपने मेजबान हमजा भट्टी को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।